बेरहम बहू। मंदिर से लौटकर आए किशोरी लाल जी ने जब बहू से चाय मांगी तो बहू चंदा ने कहा, मेरे सर में दर्द है, मैंने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजा, चाय खुद बना लो, एक कप मेरे लिए भी बना लेना। बेचारे घुटनों से बेहाल लंगड़ाते हुए किचन तक गए, चाय बनाकर खुद भी पी और बहू को भी पिलाई। घुटनों में बेहद दर्द होने के बावजूद वह हर रोज मंदिर में जाते थे। किशोरी लाल का बेटा नवीन जॉब करने जर्मनी गया हुआ था। नवीन के दो बच्चे थे, एक बेटी पिंकी और एक बेटा चिंटू। किशोरी लाल जी अपनी पोती और पोते से बहुत प्यार करते थे। बेटा विदेश से खूब पैसे भेजता था, लेकिन बहू ने अपने ससुर जी को पाई पाई के लिए मोहताज कर रखा था। कभी कभी तो किशोरी जी का बहुत मन करता था कि बेटे को बहू के बारे में सब सच बता दे, लेकिन वह बेचारे सोचते थे कि बहू और बेटे में कलेश ना हो, और वह यही सोचकर चुप हो जाते थे। पहले तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए वैन आती थी, फिर चंदा ने वैन वाले को मना कर दिया और कहा, पापा आप दिन भर ऐसे ही बैठे रहते हैं, अब बच्चों को छोड़ने और लेने आप जाएंगे। किशोरी लाल जी क्या ही बोलते, बेचारे लाचार थे। मना करते तो बहू ने सर पर चढ़ के नाचना था। पसंद उनकी ही थी, गांव की लड़की थी, माँ बाप थे नहीं। चाचा चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया था। सोचा था बिन माँ की बच्ची को माँ बाप का प्यार दे सकेंगे, इसलिए उसकी अपने पढ़े लिखे और समझदार बेटे से शादी कर दी, जबकि वह सिर्फ 9वीं पास थी। चंदा की सास ने भी खूब जी भर के प्यार लुटाया था चंदा पर, लेकिन चंदा ने अपनी सास की भी कभी कोई खास कदर की नहीं। चंदा के जेठ जिठानी जर्मनी में ही रहते थे, उन्होंने ही नवीन की जॉब जर्मनी में लगवाई थी। सास के जाने के बाद तो अपने ससुर जी की दुर्गति कर दी थी चंदा ने। किशोरी जी जब बच्चों को स्कूल लेने जाते थे तो चंदा उन्हें 20 रुपए देती थी कि बच्चों को आइसक्रीम खिला देना। एक दिन किशोरी लाल ने 10 रुपए अपने लिए भी मांग लिए। अच्छा, तो अब आप इस उम्र में आइसक्रीम खाएंगे, फिर रात को खांस खांस कर हमारा जीना हराम करेंगे, चुपचाप जाओ और बच्चों को लेकर आओ। बहू ने एक टूक जवाब दिया। आते वक्त रास्ते में बच्चों को आइसक्रीम दिलवाई। गर्मियों के दिन थे, पेट में बहुत जलन होती थी, उनका भी मन करता था कभी ठंडी आइसक्रीम खाऊं। बच्चे खेलते हुए आ रहे थे, तभी उनकी पोती के हाथ से आइसक्रीम छूटकर गिर गई और वह आइसक्रीम छोड़कर आगे जाने लगी। तभी किशोरी लाल जी ने वह आइसक्रीम उठाई जिस पर मिट्टी लग गई थी। मिट्टी हटाने के लिए जेब से रुमाल निकाला और मिट्टी साफ करके आइसक्रीम खाने लगे। तभी किसी ने उन्हें देखा और कहा, अंकल आपको आइसक्रीम खाने का मन है तो मैं दिलवा देता हूँ, आप यह जमीन पर गिरी हुई गंदी आइसक्रीम क्यों खा रहे हो? किशोरी लाल जी ने कहा, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, खाने की चीज है, वेस्ट ना हो जाए, बस यही सोचकर यह आइसक्रीम खा रहा हूँ। कहते कहते किशोरी जी का गला भर आया और वे बच्चों का हाथ पकड़कर आइसक्रीम खाते हुए घर की तरफ बढ़ गए। घर आए तो किट्टी पार्टी चल रही थी। खूब सारा खाना बाहर से मंगवाया गया था। कभी कभी खाना बच जाता था तो किशोरी लाल को उनकी बहू खाने के लिए दे देती थी, वरना वह बेचारे सिर्फ खाने की खुशबू ही सूंघ लेते थे। सुबह हो चुकी थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वह ना ही उठे थे और ना ही मंदिर गए। बहू ने एक बार भी कमरे में नहीं झांका। काफी देर बाद वह खुद ही बाहर आए। बहू से बोले, बेटा मुझे बुखार है, कोई दवाई होगी क्या? हाँ देती हूँ। खुद तो चले गए बाहर और इस बुढ़े को मेरे सर पर छोड़ गए हैं। बोलते हुए चंदा ने बुखार की गोली लाकर किशोरी जी को दे दी। किशोरी जी बोले, बेटा सुबह से खाली पेट हूँ, दवाई कैसे खाऊं, कुछ खाने को दे दो तो दवाई खा लूं। चंदा बोली, आप तो सोए हुए थे, बच्चों को मुझे ही स्कूल छोड़ने जाना पड़ा, उसके बाद घर का काम कर रही थी, टाइम नहीं मिला, इसलिए कुछ बनाया नहीं। मैंने सोचा जब तक आप उठोगे तब तक दोपहर का खाना तो बन ही जाएगा। किचन में रात की दाल रोटी पड़ी है, चाहे तो खा लो। ठीक है कहकर किशोरी लाल किचन में गए। दाल गरम की और बासी रोटी दाल के साथ खाकर बुखार की गोली खाकर लेट गए, लेकिन बुखार में कोई भी आराम नहीं आ रहा था। बुखार बढ़ता ही जा रहा था। तभी उन्होंने बहू से कहा, चंदा बेटा मेरा बुखार कम नहीं हो रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। चंदा ने कहा, अब डॉक्टर की फीस कहाँ है मेरे पास, सरकारी अस्पताल चले जाओ। किशोरी लाल जी बोले, बेटा मैं चला तो जाऊं, लेकिन वहाँ बहुत लंबी लाइन होती है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। बाबूजी कौन से समय में जी रहे हो, अब बुजुर्गों की अलग लाइन लगती है, आपका जल्दी नंबर आ जाएगा। वो तो ठीक है बेटा, पर मेरे को बहुत तेज बुखार है, मैं अकेले नहीं जा सकता, बुखार की वजह से रास्ते में कहीं गिर ना जाऊं। चंदा ने कहा, 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। और वह पड़ोस में रहने वाले विक्की नाम के लड़के को बुलाकर ले आई। विक्की से कहा, बाबूजी को अस्पताल ले जाओ। विक्की बोला, ठीक है मैं अंकल को ले जाता हूँ। चंदा ने जाते जाते यह भी बोला कि साथ ही लेते आना। विक्की बोला, ठीक है। अस्पताल पहुंचकर किशोरी लाल जी लाइन में लग गए। तभी विक्की को किसी का फोन आया और वह अंकल मैं अभी आता हूँ कहकर चला गया। किशोरी लाल जी को घर से निकले हुए करीब 5 घंटे हो चुके थे। हॉस्पिटल घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था। चंदा को तो याद भी नहीं था कि मेरे ससुर जी हॉस्पिटल गए हैं। वह अपना मनपसंद सीरियल देखने में व्यस्त थी। यह तो चिंटू को ही याद आया और वह बोला, मम्मी दादाजी अभी तक नहीं आए, बहुत देर हो गई है। तभी चंदा का माथा ठनका और वह भागकर विक्की के घर गई। वहां पर विक्की वीडियो गेम खेल रहा था।
चंदा बोली, विक्की बाबूजी कहाँ हैं? तुम साथ नहीं लेकर आए उनको? ओहो सॉरी भाभी जी, मैं भूल गया। दरअसल जब मैं अंकल को ले गया था तब मेरे दोस्तों का फोन आया और मैं वहां जाकर क्रिकेट खेलने में व्यस्त हो गया, तो अंकल के बारे में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। कैसी बातें करते हो विक्की? चंदा को गुस्सा आ गया। मैंने तुम्हारे भरोसे भेजा था उनको, पूरे 5 घंटे हो गए हैं, बाबूजी घर पर नहीं लौटे। तुम्हें पता है अगर मेरे पति को पता चला तो वह मुझे जान से मार डालेंगे। जान बसती है उनकी अपने पिता के अंदर। चलो जल्दी हॉस्पिटल चलकर देखते हैं, वहीं बैठे होंगे। और चंदा ने चिंटू से कहा, बेटा बहन का ध्यान रखना, अंदर से दरवाजा बंद कर लो, मैं दादाजी को लेकर आती हूँ। वह विक्की के साथ बाइक पर बैठकर अस्पताल पहुंची तो हॉस्पिटल बंद था। वहां एक छोटी सी चाय की दुकान थी। चंदा ने चाय वाले से पूछा, भाई साहब यहाँ पर कोई बुजुर्ग देखे हैं क्या? काफी देर हो गई है, वह घर नहीं आए। चाय वाला बोला, हाँ हाँ बहन, एक बूढ़ा व्यक्ति यहाँ काफी देर से बैठा था, बहुत तेज बुखार था उनको, वह बुखार के कारण ठंड से कांप रहे थे। मैंने कहा आप घर क्यों नहीं जाते? तो वह बोले, मुझे कोई लेने आने वाला है, मैं उनके साथ ही जाऊंगा। काफी देर तक कोई नहीं आया तो मैंने कहा, बाबा आप रिक्शा कर लो, लेकिन वह यहाँ से जा ही नहीं रहे थे। बुखार बहुत तेज हो रहा था। मैंने कहा, बाबा आप चाय और बिस्किट ले लो, उसके बाद दवाई खा लेना। वह बोले, नहीं बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं बाबा, आप मुझे पैसे बाद में दे देना। तो उन्होंने कहा, नहीं मैं उधार नहीं लेता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे पैसे ना भी दो तो चलेगा। लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं भीख भी नहीं लेता। बुखार बहुत तेज हो रहा था, फिर वह यहाँ से चले गए। कैसे बच्चे हो आप, इतनी तेज बुखार में उन्हें अकेले भेज दिया। अब पता नहीं कहाँ गए होंगे। अब तो चंदा का डर के मारे बुरा हाल था कि यदि यह बात उसके पति तक पहुंच गई तो क्या होगा, और वह डर के मारे रोने लगी। तभी विक्की बोला, भाभी जी आप रोइए मत, हम थाने चलते हैं। चंदा बोली, विक्की यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने क्यों भरोसा किया तुम पर? 24 घंटे से पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं हो सकती और ये पुलिस वाले उल्टा हमें ही सुनाएंगे कि बुखार में एक बुजुर्ग को अकेले कैसे जाने दिया। वे काफी देर तक बाबूजी को इधर उधर ढूंढते रहे, कभी मंदिर कभी पार्क, न जाने कहाँ कहाँ, लेकिन बाबूजी का कहीं पता नहीं चला। चंदा और विक्की घर लौट आए इस टेंशन से कि अब पता नहीं क्या होगा। जैसे ही घर का दरवाजा खुला तो सामने बाबूजी बैठे थे। विक्की की मम्मी बाबूजी को बिस्किट दूध में हल्दी डालकर दे रही थी। यह देखकर चंदा की जान में जान आई। जब तक पड़ोस के लोग बैठे रहे, चंदा बाबूजी से बहुत प्यार से पेश आई। उनके जाते ही वह बाबूजी पर बरस पड़ी। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? पता भी है कितने परेशान हो गए थे हम, कभी यहाँ ढूंढ कभी वहां ढूंढ, कहाँ चले गए थे? घर क्यों नहीं आए? रिक्शा कर लेते, मैं पैसे दे देती। बहू ऐसी बात नहीं है, घर ही आने के लिए निकला था, लेकिन बुखार इतना ज्यादा था, शायद इस वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और मैं घर का रास्ता ही भूल गया था। ना जाने कहाँ कहाँ भटकता रहा और फिर मुझे अपने ही पड़ोस में रहने वाला विनोद मिल गया। वह मुझे यहाँ ले आया, नहीं तो पता नहीं मैं कहाँ कहाँ भटक रहा होता। तो फोन कर लेते, चंदा चिल्लाई। हाँ बहू मैं फोन करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने फोन निकाला फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें फोन नहीं कर पा रहा था। चंदा ने किशोरी लाल जी को छोटा बटन वाला फोन दे रखा था, जबकि उनके बेटे नवीन ने वहां से 2 बहुत ही महंगे वाले फोन भेजे थे, एक चंदा के लिए और एक बाबूजी के लिए, ताकि वे अपने मनपसंद भजन कीर्तन सुन सके। लेकिन चंदा ने वह फोन उठाकर बेच दिया था। इतना महंगा फोन क्या करेंगे, इनको चलाना ही नहीं आएगा, यह कहकर और छोटा बटन वाला फोन उनको दिलवा दिया। चिंटू बीच में ही बोला, मम्मी अब आप दादाजी को और मत डांटो, दादाजी को बहुत बुखार है। फिर चिंटू ने दादाजी को दवाई दी और उनके कमरे में ले जाकर कंबल उड़ाकर सुला दिया। दवाई असर कर रही थी, अब बुखार उतरने लगा था। 4-5 दिन में किशोरी लाल जी बिल्कुल ठीक हो गए और उन्होंने कहा, बहू अब मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर आ सकता हूँ। चंदा बोली, कोई जरूरत नहीं, मैंने वैन वाले को दोबारा बुला लिया है, तुम्हारा क्या भरोसा, रास्ता भूल जाओ और मेरे बच्चों को कहीं छोड़ आओ, जैसा तुम ठीक समझो बहू, कहकर कमरे में चले गए। संडे का दिन था। चंदा ने आज फिर किट्टी पार्टी रखी थी। काफी सारी औरतें किट्टी पार्टी में आई थी। बहुत सारा खाना मंगवाया गया था। पार्टी के चक्कर में चंदा ने आज खाना भी नहीं बनाया था। बाबूजी को बहुत भूख लगी थी, वे कभी कमरे में जाते कभी बाहर आते, बहू को फिक्र ही नहीं थी। किशोरी जी ने नाश्ते में सिर्फ 2 ब्रेड खाई थी चाय के साथ। पूरा दिन निकल गया, बेचारे भूख से तड़प रहे थे, कभी बाहर आते कभी अंदर जाते। चंदा की सहेलियां देख रही थी, ये क्या यार, तुम्हारे ससुर जी को चैन नहीं है कि हम औरतें बैठी हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, आगे से हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। चंदा बोली, ऐसी बात नहीं है, मेरे ससुर जी ऐसे नहीं हैं, वह तो ऐसे ही आते हैं, उनका टाइम जो नहीं कटता। पार्टी खत्म हो गई। सहेलियों के जाते ही चंदा ने बाबूजी को काफी खरी खोटी सुनाई। शर्म नहीं आती आपको, औरतों के बीच में बार बार क्यों आ रहे थे? बाबूजी चुप थे। शाम को 8 बज चुके थे, अब तक बाबूजी को खाना नहीं दिया था, बेचारे भूख से तड़प रहे थे। बच्चे पार्टी में ही खा चुके थे। किशोरी लाल जी बोले, बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। चंदा बोली, बाबूजी मैं बहुत थक गई हूँ, कल जो खिचड़ी बनाई थी पड़ी होगी, गर्म करके खा लो। किशोरी लाल ने फ्रिज खोला तो शायद फ्रिज खराब हो गया था, फ्रिज में ठंडक नहीं थी, इसलिए खिचड़ी खराब हो गई थी। पर अब क्या करते, भूख बहुत ज्यादा लगी थी। तभी उनकी नजर जूठे बर्तनों में गई, जहाँ एक प्लेट में पिज्जा के कुछ टुकड़े पड़े थे।
और वह उन टुकड़ों को उठाकर खाने लगे। तभी डोरबेल बजी। चिंटू ने दरवाजा खोला, देखा तो उसके पापा नवीन सामने खड़े थे और वह अपने पापा से लिपट गया। नवीन ने चिंटू के मुंह पर हाथ रखा और कहा, चिल्लाओ मत। और वह धीरे से अंदर आए तो उसे कोई नजर नहीं आया। चिंटू से पूछा, दादाजी कहाँ हैं? चिंटू ने कहा, दादाजी किचन में हैं। नवीन ने इशारा किया, चुप रहना, और किचन की तरफ गया तो देखा बाबूजी जूठे बर्तनों में पिज्जा के जूठे टुकड़े उठाकर खा रहे थे, मैले कुचेले कपड़ों में। नवीन के तन बदन में आग लग गई। बाबूजी, यह क्या कर रहे हो आप? नवीन चीखा। नवीन की आवाज सुन बाबूजी ने पलट के देखा और चंदा भी बाहर आ गई। नवीन अपने बाबूजी से लिपट गया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो बाबूजी, यह सब मेरे कारण हो रहा है। मैं ही तुम्हें इस दुष्ट औरत के पास छोड़कर गया था। किशोरी लाल भी रो रहे थे, मेरे बच्चे तू आ गया, उसको चूम रहे थे। चंदा नवीन को देख हैरान हो गई। नवीन अचानक कैसे आ गया? और वह डर से कांपने लगी। अब नवीन उसको छोड़ेगा नहीं और वह नवीन को सफाई देने के लिए नवीन के पास गई। नवीन ने उसको दूर धकेल दिया और कहा, खबरदार जो मुझे छुआ, तुम जैसी औरत का मुझे छूना भी पाप लग रहा है। क्या हाल कर दिया है तुमने मेरे पिताजी का? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। तुम्हारे भरोसे में अपने पिताजी को छोड़कर गया था। आज मेरे पिताजी जूठे बर्तनों में खाना उठाकर खा रहे हैं। क्या फायदा मेरी इतनी मेहनत करने का? मैं वहां रात दिन अपने आप को खपाता हूँ, इतने पैसे भेजता हूँ ताकि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी और मेरे पिताजी सुख से रह सकें, और तुमने तो मेरे पिताजी को खाने का भी मोहताज कर रखा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, चंदा बोली। तो क्या बात है? नवीन जोर से चिल्लाया। सब पता है मुझे, चिंटू ने मुझे फोन करके सब बता दिया था। आइसक्रीम वाली बात हो या हॉस्पिटल वाली, तभी मैं अचानक आया हूँ ताकि मैं तुम्हारा किया देख सकूं कि तुमने मेरे बाबूजी का क्या हाल कर रखा है। तुम्हें पता है जब भैया भाभी जर्मनी गए थे, उन्होंने बाबूजी को कितना कहा हमारे पास आ जाओ, लेकिन बाबूजी ने यह कहकर मना कर दिया, नहीं मेरी बहू और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इंडिया में, मेरी जरूरत होगी उनको, मैं ऐसे कैसे इनको छोड़कर आ सकता हूँ? तुम्हारी खातिर वह यहाँ रहे और तुमने मेरे पिताजी की क्या हालत कर दी है। छी, कितनी बेरहम हो तुम, नफरत है मुझे तुमसे। चंदा रो रही थी लेकिन नवीन का दिल नहीं पिघल रहा था। मन तो कर रहा था कि चंदा के मुंह पर एक थप्पड़ मारूं, लेकिन बाबूजी के संस्कार ही उसे रोक रहे थे। उन्होंने बाबूजी को किचन से निकाला, जो वह नए कपड़े लेकर आया था पहनाए, और वह अपने साथ बाहर ले गया। वहां बढ़िया सा डिनर करवाया और फिर घर आकर कहा, बाबूजी आप और बच्चे अब मेरे साथ जर्मनी जा रहे हैं। मैं इस औरत को तलाक दे रहा हूँ। नहीं, यह क्या कह रहे हो? चंदा जोर से रोने लगी। देखो चंदा, अब मेरा दिल तुम्हारे इस रोने से नहीं पिघलेगा। मैं बाबूजी और बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारा जहाँ जी आए वहां जाओ, मेरे से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा। तुम मेरे पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करती रही और मैं वहां सोच रहा था मेरे पिताजी तुम्हारे साथ कितने खुश हैं, कितना सुखी हैं। उन्होंने भी मुझे कभी नहीं बताया। नहीं, अब बस बहुत हो गया, मैं अपने पिताजी को और दुख नहीं दे सकता। चंदा रो रही थी, मिन्नतें कर रही थी। नवीन बिल्कुल भी नहीं पिघल रहा था। तभी किशोरी लाल जी ने कहा, बेटा नवीन कोई बात नहीं, बहू को माफ कर दो, बच्ची है, ना समझ है, गलती हो जाती है। तुम्हारी जिंदगी बेटा उसी के साथ है, मेरा क्या, आज हूँ कल नहीं हूँ। जब मैंने इसे माफ कर दिया है तो तुम भी इसे माफ कर दो। नवीन नहीं मान रहा था। तभी बाबूजी ने गुस्से से कहा, देखो नवीन, अगर तुम बहू को तलाक दोगे या छोड़कर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि मेरा बेटा कोई जर्मनी में रहता है। और बाबूजी मुंह फेर कर बैठ गए। जब चंदा ने देखा कि जिस ससुर की उसने आज तक कभी परवाह नहीं की, जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया, आज वही ससुर उसके लिए अपने बेटे से लड़ रहा है, और वह अपने ससुर जी के पैरों में गिर गई। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गंदी औरत हूँ, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, आगे से आपको कभी भी ऐसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप नवीन से कहिए कि वह मुझे माफ कर दे, तलाक ना दे। तब किशोरी लाल जी ने चंदा को उठाया, सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, बस तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। फिर किशोरी लाल जी ने नवीन से कहा, बेटा इस बार बहू को माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करेगी। फिर नवीन ने अपने बाबूजी के कहने से चंदा को माफ कर दिया और वह बच्चे चंदा और बाबूजी को लेकर साथ लौट गया। सच्ची है, बुजुर्ग हमसे क्या चाहते हैं? सिर्फ प्यार और सम्मान, बस, और कुछ नहीं। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।